राधा एक 10 साल की यतीम बच्ची थी। यतीम खाने की देखरेख करने वाली शकुंतला देवी राधा को बेहद पसंद करती थी। राधा पढ़ने लिखने में बेहद होशियार थी। एक दिन की बात है, यतीम खाने में सबसे बड़ा बिजनेसमैन रंजन कसाना अपनी बीवी के साथ वहाँ पर आया। नमस्ते शकुंतला देवी जी, मैंने आपको फोन किया था। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। क्या आप मुझे जानती हैं? आपको कौन नहीं जानता, आप तो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। कहिए, क्या आप हमारे यतीम खाने में कुछ डोनेशन करने आए हैं? शकुंतला जी, मैंने आपके यतीम खाने को अपने जिंदगी में बहुत सारे रुपए दिए हैं, लेकिन आज मैं यतीम खाने को कुछ देने नहीं बल्कि यतीम खाने से कुछ लेने आया हूँ। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। एक मिनट सर, इस शहर के सभी लोग जानते हैं शकुंतला जी कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे कोई बच्चे नहीं हुए। मैं और मेरी बीवी दिव्या ने फैसला किया है कि हमने एक बच्चे को गोद लेना चाहिए। ये तो बेहद खुशी की बात है। हमारे यतीम खाने में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अम्मी अब्बू की बेहद आवश्यकता है। हमें एक बच्ची चाहिए, वो भी कम से कम 10 साल की। लेकिन इतनी बड़ी बच्ची आपको क्यों चाहिए? आप चाहें तो महीने 2 महीने के बच्चे भी यहाँ से लेकर जा सकते हैं। नहीं, हमें 10 साल की बच्ची ही चाहिए। हम उसे पढ़ा लिखा कर IAS ऑफिसर या कलेक्टर बनाएंगे और उसे मम्मी पापा की कभी भी कमी का एहसास नहीं होने देंगे। मुझे आप दोनों की बातें सुनकर बेहद अच्छा लगा। हमारे यतीम खाने में एक बच्ची है, राधा। वो पढ़ने में बेहद होशियार है। उस बच्ची को बचपन में ही यतीम खाने की सीढ़ियों पर छोड़कर चला गया था। आपकी जगह अगर कोई और होता तो मैं राधा को उसे कभी नहीं देती, लेकिन आप एक बेहद अच्छे इंसान हैं और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। शकुंतला देवी ने राधा को राजन कसाना और दिव्या के साथ जाने को कहा। राधा आंखों में आंसू लिए हुए उस यतीम खाने को छोड़कर रंजन कसाना और दिव्या के घर आ गई। शुरुआत में रंजन कसाना और दिव्या का राधा के प्रति व्यवहार बेहद अच्छा रहा, मगर कुछ वक्त बाद उनका ये व्यवहार बदलने लगा। एक दिन की बात है, दोपहर के समय राधा को बेहद तेज भूख लगी थी। अम्मी, मुझे बेहद तेज भूख लगी है, मुझे थोड़ा खाना दे दीजिए। कुछ दिन तुझसे प्यार से क्या बात कर ली, तू तो सच में ही हम दोनों को अपना अम्मी अब्बू समझने लगी। दिव्या की बात पर राधा की आंखों में आंसू आ गए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आपने ही तो मुझसे कहा था ना कि अगर कभी भूख लगे तो मुझसे बेझिझक खाना मांग लेना। हाँ, वो तो हमने इसीलिए कहा था ताकि तुम्हें हम पर पूरी तरह से यकीन हो जाए, क्योंकि यतीम खाने वाले कुछ दिन तक बच्चों से आकर पूछताछ करते हैं ना कि उनके गोद लेने वाले गार्जियन का व्यवहार उनके प्रति कैसा है। अब यतीम खाने वालों ने तुम्हारी पूरी कस्टडी हमें दी है। वो हमें एक नौकरानी की जरूरत थी। हमारी नौकरानी घर छोड़कर भाग गई। हम लोग नौकर अफोर्ड करते करते तंग आ गए थे। यतीम खाने से बेहतर नौकरानी कहाँ मिल सकती थी हमें। आप हमारा मुंह मत देखो। सबसे पहले पूरी घर की सफाई करके इस घर को पूरी शीशे की तरह चमका दो, उसके बाद ही तुम्हें खाना मिलेगा। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। राधा उस दिन के बाद पूरे घर की नौकरानी बन गई। दिव्या उसे सारा दिन भूखा रखती और उससे घर का सारा काम करवाती। एक दिन की बात है, राधा को बेहद ज्यादा भूख लगी थी। वो काम करते करते थक गई थी। राधा चुपके से रसोई घर में घुसकर वो बेचारी सूखी रोटी खाने लगी कि तभी अचानक वहाँ पर दिव्या आ गई। अच्छा महारानी, तो अब बात यहाँ तक आ पहुँची है? तू चोरी भी करने लगी है? नहीं अम्मी, मैंने कोई चोरी नहीं की। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे चक्कर सा महसूस हो रहा था, इसीलिए मैं रसोई घर में आ गई। तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे अम्मी मत कहा कर। आखिर तूने मुझसे पूछे बगैर इस सूखी रोटी को हाथ भी कैसे लगाया? मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। करेगी तो तब जब मैं तुझे करने लायक छोड़ूंगी। अब सीधी तरह से यहाँ से बाहर निकल जा और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जा, बाहर जाकर भीख मांग। भीख में अगर तुझे कुछ रोटियां मिल जाए तो अपना पेट भर लेना। राधा चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। रोते रोते राधा की आंख लग गई। ख्वाब में राधा ने खुद को समंदर के किनारे बैठा पाया कि तभी समंदर में से एक सुंदर सी डॉल्फिन बाहर निकली।
तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो राधा? तुम्हें इतना उदास नहीं होना चाहिए। तुम्हारी उम्र तो खेलने और कूदने की है। तुम तो एक मछली हो। तुम मेरी भाषा कैसे बोल सकती हो? मैं एक जादुई डॉल्फिन हूँ राधा। क्या तुम्हें बेहद तेज भूख लग रही है? क्या आज तुम्हारे घर में तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें खाना नहीं दिया? शुरू में तो मेरी अम्मी मुझसे बेहद प्यार करती थी, लेकिन पता नहीं अम्मी और अब्बू को क्या हो गया। आज तो उन्होंने बेहद बुरा भला कहा। मुझे बेहद तेज भूख लगी है। कोई बात नहीं राधा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन कहाँ? मैं तो ख्वाब में हूँ। तुम अपने घर से थोड़ी दूर समुद्र के किनारे आ जाओ। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अचानक राधा की आँख खुल गई। मुझे तो अब बेहद जोरों की भूख लगी है। क्या मुझे जाना चाहिए? हो सकता है मेरा ख्वाब सच हो जाए। राधा रात के अंधेरे में समुद्र के किनारे चली गई। अचानक समुंदर में से एक डॉल्फिन निकलकर बाहर आ गई और राधा को बेहद गौर से देखने लगी। तुम्हें तो मैंने ख्वाब में देखा है। तभी अचानक एक जादू हुआ। वो डॉल्फिन इंसानी भाषा में राधा से बात करने लगी। डरो मत राधा, मैं एक जादुई डॉल्फिन हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारे सपने में यहाँ बुलाया है। मुझे बेहद भूख लगी है। चिंता मत करो राधा, अब से तुम कभी भी भूखी नहीं रहोगी। जब भी तुम्हें भूख लगेगी तुम यहाँ चली आना। तुम्हें तुम्हारा मनपसंद भोजन मिलेगा। डॉल्फिन की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। देखते ही देखते राधा के सामने एक से एक बढ़कर लजीज भोजन रखा हुआ था। डरो मत राधा, ये खाना तुम्हारे लिए ही है। तुम पेट भर के खाना खा सकती हो। राधा बेहद भूखी थी। उसने खाना पेट भर के खाया। अब तुम घर जाओ राधा, और जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ चली आना और अपनी मन की सारी बातें मुझसे करना। मैं घर नहीं जाऊंगी। घर पर मुझे अम्मी अब्बू बेहद सुनाते हैं। उन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया। ऐसा नहीं कहते। तुम घर जाओ, और वो जब भी तुम्हें डांटे तो तुम उनकी डांट पर ध्यान मत देना। एक ना एक दिन वो तुमसे प्यार जरूर करेंगे। उस दिन के बाद रोज ऐसा ही होने लगा। राधा बेहद जल्दी जल्दी काम करती और समंदर के किनारे चली जाती। एक दिन की बात है, राधा फर्श पर पोछा लगा रही थी कि तभी वहाँ पर दिव्या आ गई। राधा, आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम फर्श पर पोछा 2 बार मार देना। लेकिन अम्मी, आपने जो मुझे फिनाइल लाकर दिया है, इस फिनाइल से जब मैं फर्श पर पोछा लगाती हूँ तो फर्श बेहद चिकना हो जाता है। 2 बार पोछा लगाने से आपका पैर फिसल सकता है। देखो राधा, ये बहानेबाजी मुझसे मत किया करो। जितना बोला है बस उतना करो। दिव्या के कहने पर राधा फर्श पर दोबारा पोछा लगाने लगी। दिव्या फर्श पर कुछ ही कदम चली थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। दिव्या को दर्द से कराहता हुआ देख राधा उनके पास आकर बोली, आपको चोट लग गई ना अम्मी? मैंने आपको बोला था ना कि फर्श बेहद चिकना हो जाता है। दिव्या तुरंत भागती हुई दर्द का मलहम ले आई और उसे दिव्या के पैर पर लगा दिया। आप आराम कीजिए अम्मी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। राधा का ये प्यार देखकर दिव्या के दिल में ममता जाग उठी। शाम को जब रंजन कसाना घर पर आया तो दिव्या की आंखों में आंसू देखकर बोला, अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हमने राधा के साथ कितना गलत किया ना जी, लेकिन आज जब मैं फर्श पर गिर गई तो उस बेचारी लड़की ने मेरी बेहद सेवा की। सच तो ये है कि हम दोनों ने राधा की कभी कद्र नहीं की, जो कि हमें करनी चाहिए थी। मेरे मन में भी यही सवाल बार बार उमड़ रहा था कि हम राधा को यतीम खाने से बुलाकर उसके साथ कुछ ठीक नहीं कर रहे, बल्कि मैं खुद तुमसे ये वाली बात करने ही वाला था। सुनिए, अब मैं राधा से घर का कोई काम नहीं करवाऊंगी, और तो और मैंने उसे न जाने कितने दिनों से खाना भी नहीं दिया है। तुम सही कहती हो दिव्या, मुझे अंदर ही अंदर बहुत बुरा महसूस हो रहा है। एक काम करते हैं, आज हम दोनों अपने हाथों से खाना बनाकर राधा को खिलाते हैं। रंजन और दिव्या खाने की थाली लेकर राधा के कमरे में आ गए, मगर राधा कमरे में मौजूद ही नहीं थी। ये देख वो घबरा गए। रात के 9 बज रहे हैं, राधा कहाँ जा सकती है? मेरी भी समझ नहीं आ रहा। इसमें भी गलती हमारी है दिव्या, हमने उस बच्ची पर ध्यान ही नहीं दिया। आपने सही कहा, सारी गलती मेरी है। मैंने
उस बेचारी को न जाने कितने दिनों से खाना भी नहीं दिया। मेरी बच्ची न जाने कहाँ जाकर अपना पेट भर रही होगी। दिव्या, ये वक्त रोने का नहीं, राधा को ढूंढने का है। चलो दोनों मिलकर राधा को ढूंढते हैं। घबराओ मत, वो हमें जरूर मिल जाएगी। रंजन और दिव्या राधा को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो दोनों समंदर के किनारे पहुंच गए। उन दोनों ने देखा कि राधा समंदर के किनारे बैठे हुए एक डॉल्फिन मछली से बातें कर रही थी। ये देखकर दोनों बुरी तरीके से घबरा गए। राधा दिव्या और रंजन को देखकर चौंक गई। घबराइए मत माँ, ये भी मेरी माँ ही है। जब आपने मुझे खाना नहीं दिया था ना, और जब मैं भूख से तड़प रही थी, तब मुझे इसी माँ ने खाना दिया था, और तब से मैं रोज यहाँ आकर खाना खाती हूँ। राधा, ऐसा कैसा हो सकता है भला? एक डॉल्फिन मछली कैसे बोल सकती है? तभी वो डॉल्फिन एक सुंदर जलपरी में बदल गई और मुस्कुराते हुए दिव्या और रंजन की तरफ देखते हुए बोली, घबराओ मत, मैं एक जलपरी हूँ। मैं कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं समंदर में रहने वाली जलपरियों की रानी डॉल्फिन जलपरी हूँ। एक साधु के श्राप से मैं अपने असली रूप में नहीं आ पा रही थी। मैं उस साधु के सामने बेहद रोई, बेहद गिड़गिड़ाई, और तब उसने अपने श्राप का तोड़ मुझे ये बताया कि जब भी कोई यतीम लड़की भूख से तड़पती हुई सो जाएगी, तब तुम उसके ख्वाब में जाकर उसे यहाँ बुला लेना, उसे खाना खिलाना, और उसे कभी भी अपनी अम्मी का एहसास मत होने देना। और देखो, आज मैं श्राप से मुक्त हो गई। लेकिन तुम दोनों ने इस बच्ची के साथ बेहद बुरा किया है। तुम्हें किसी बच्ची के साथ ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, हमें हमारी गलती का एहसास है। मैं और मेरे पति राधा से माफी मांगने के लिए उसके कमरे में गए थे, और राधा को वहाँ ना पाकर हम दोनों उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। मैं सब जानती हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई जलपरी हूँ। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने तुम्हारे साथ बेहद बुरा किया है। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। कोई बात नहीं अम्मी, मैंने आपको माफ कर दिया। देखा तुम लोगों ने, बेटियाँ ऐसी ही नरम स्वभाव की होती हैं। हमेशा एक बात याद रखना, बेटियाँ ही अपने माता पिता का जीवन भर साथ निभाती हैं। उन्हें नौकरों की तरह नहीं, राजकुमारियों की तरह रखो। इतना कहकर वो जल परी राधा की ओर देखकर बोली, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। राधा, तुम जब भी यहाँ आकर मुझे माँ कहकर बुलाओगी, मैं यहाँ दौड़ी चली आऊंगी। इतना कहकर वो जल परी फिर से डॉल्फिन के रूप में बदल गई और समंदर के अंदर चली गई। उसके बाद राधा दिव्या और रंजन की असली बेटी बन गई। राधा आज भी अपनी माँ डॉल्फिन से मिलने आती रहती है। ये कहानी है प्रेमनगर गांव की। वैसे तो प्रेमनगर गांव खुशनुमा और बहुत ही प्यारा था। गांव में हमेशा अमन बनी रहती। उसी गांव में मंगलू नाम का भिखारी रहा करता था, जो आसमान को चादर समझकर और धरती को बिस्तर समझकर कहीं भी भूखे पेट सो जाया करता था। ऐसे ही हर सुबह मंगलू मंदिर का प्रसाद खाकर रास्ते और चौराहे पर भीख मांगने निकल जाया करता था। मंगलू का बर्ताव बहुत ही अलग था। दूसरे से भीख लेकर वो अपना पेट न भरता, बल्कि उन पैसों को अपने साथी भिखारियों को बांट देता। हे राम, आज तो एक फूटी कौड़ी हाथ नहीं लगी। क्या खाएंगे हम? अब क्या बताऊं काका, मैंने तो आखिरी बार भर पेट खाना कब खाया था, मुझे याद ही नहीं। गोपाल और बाकी भिखारी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर मंगलू आ गया और उनसे कहने लगा, आज तक मैंने तुम सभी भिखारियों को भूखे पेट सोने दिया है क्या, जो आज सोने दूंगा? जरा ये देखो मेरे पास क्या है, दही, जलेबी और खूब सारी खिचड़ी। मेरी आंखों से तो खुशी के आंसू झलक आए। अगर तुम ना होते तो न जाने क्या होता आज, न जाने मैं क्या खाता और कहाँ जाता। मैं तो भूखा ही मर जाता। अरे ऐसे कैसे मर जाओगे? पहले इसी धरती पर जीने का मजा ले लो, ये खिचड़ी और दही जलेबी खाकर। सारे भिखारियों ने मिलकर जमकर और बड़े ही चाव से खिचड़ी, दही और जलेबी खाई और सब आराम से सो गए। जैसे ही सुबह हुई, गोपाल काका, रमेश, कहाँ हो तुम सब? काका,
काका, रमेश, कहाँ गए तुम दोनों? अब मैं किसके साथ भीख मांगूंगा? वो दोनों चोर थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। सुबह सुबह ही पुलिस आई और उन्हें उठाकर ले गई। उस समय तुम गहरी नींद में थे। ये कैसा भद्दा मजाक है? ये आप क्या कह रहे हैं? वो दोनों तो अच्छे इंसान थे, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मंगलू उन्हें ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन जा पहुंचा और देखा कि दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये देखकर मंगलू ने कहा, साहब, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने इन्हें क्यों कैद करके रखा है? मुझसे तुम ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? हम भिखारी है साहब, दुनिया से भले ही भीख मांगे पर हमारा गिरबान इतना कमजोर नहीं है कि हम चोरी कर ले। बड़ी बोलती निकल रही है तुम्हारी। इंस्पेक्टर साहब, आप कहे तो इसे भी अंदर कर लूं? हाँ हाँ, कर दो। लेकिन मेरी गलती क्या है? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उन हवलदारों ने मंगलू की एक नहीं सुनी और उसे काल कोठरी में डाल दिया। उसी काल कोठरी में जहां गोपाल और रमेश पहले से ही कैद थे। हे मालिक, ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा। उन लोगों ने मुझे और रमेश को इस जेल में बंद कर दिया। जिस जगह पर हम रात को सोया करते थे, उस जगह को एक व्यापार ने खरीद लिया है, सेठ बिजोरी मल ने। लेकिन इसमें तुम्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? उस रात जब तुमने हमें जलेबियां खिलाई थी ना, तब जाकर रमेश ने मंगलू को सारी बात बताई। कुछ भी कहो, मंगलू है तो बहुत बड़ा दानी। हाँ, अब सुबह होते ही उनकी आँख खुलेगी, तब तक उन्हें होश नहीं आएगा। घोड़े बेचकर सोते हैं मंगलू भाई। उतने में वहाँ कुछ गुंडे आ गए और कहने लगे, इन भिखारियों को यहाँ से उठवाकर किसी जंगल या रेगिस्तान में छोड़ दो। ये जमीन हमारे गांव के नेता की है और एक शहरी व्यापारी आकर यहाँ पर बड़ा सा मॉल बनाने वाला है। इन भिखारियों की औकात ही क्या है? इन्हें जल्दी भगाना ही पड़ेगा। जब मॉल बनेगा तो मैं भी उस मॉल में अपनी एक दुकान खोलूंगा और ये बुरे काम बंद कर दूंगा। हाँ हाँ, पहले चलो इन्हें भगाओ। इन पर चोरी का इल्जाम लगाकर इन्हें हवालात में बंद करा दो। सरदार, यहाँ पर जितने भी भिखारी हैं ना, उनमें से एक मंगलू है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। अच्छा आदमी है। बाकी भिखारियों को हम जेल में डलवा देंगे। हाँ हाँ, ठीक है, जल्दी जल्दी करो। उन गुंडों ने मंदिर से कुछ सामान चोरी कर उन भिखारियों के पास रखवा दिया और पुलिस को थोड़ी सी रिश्वत खिलाकर उन्हें कैद में डलवा दिया। अच्छा, तो ये बात है। उस रात अगर मैं सोया ना होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। सब मेरी ही गलती है। मंगलू उन भिखारियों के सामने फूट फूट कर रोने लगा। मत रो मंगलू भाई, हो ना हो ये सब हमारे किसी पाप का नतीजा है। जो भी हो, अब हम बाहर कैसे जाएंगे ये सोचिए। इस जेल में सिर्फ एक बल्ब है जो दिन में भी जलता है और मैं इस बल्ब से परेशान हूँ। मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं, सब तोड़ दूंगा जेल के अंदर में। उस वक्त रमेश ने एक लकड़ी उठाई और उस जलते हुए बल्ब पे दे मारी। उस लकड़ी के प्रहार से बल्ब फूट गया और उसमें से एक रोशनी निकली। वो रोशनी सारे कैदियों को एक नई दुनिया में लेकर चली गई, जहां उन्होंने देखा कि पहले से ही वहां पर कई सारे कैदी मौजूद थे। ये सब क्या हो रहा है और कौन है ये सारे लोग? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बल्ब की दुनिया कैसे आ गई? तब वहाँ पर एक बुजुर्ग कैदी आ गया और उनसे कहने लगा, आओ आओ मंगलू, तुम आओगे ये हमें पहले से पता था, पर ये नहीं पता था कि इतनी देर से आओगे। आपको मेरा नाम कैसे पता और आप कौन हैं? ये सब हो क्या रहा है? अब हमारे बारे में इतना सब कैसे जान सकते हैं? इस बल्ब के दुनिया से जेल बड़ा अच्छा दिखता है। जेल में जितने भी बल्ब है सब कैमरा जैसे काम करते हैं। हम यहाँ बैठकर जेल की सारी बातें सुन और देख सकते हैं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बताइए। हम भी यहाँ पिछले हफ्ते से कैद हैं। ये ग्रहों का हेर फेर है। जब भी ग्रहों से कोई खेलता है, बल्ब का दरवाजा खुल जाता है और ऐसी घटनाएं होती रहती है। इसका एक ही उपाय है। आप सबको बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए
कैसा उपाय है? इसके लिए तुम्हें जेल के सारे बल्ब फोड़ने होंगे। इतना कहकर बुजुर्ग कैदी उन्हें जादुई बल्ब के पास लेकर चला गया। ये इतना बड़ा बल्ब, इससे हम कैसे आजाद होंगे? इस बल्ब को वही तोड़ सकता है जिसने कभी कोई पाप न किया हो और दिल का बड़ा सच्चा हो और ईमानदार भी हो। ये काम तो मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। चलो हटो। किसी की न सुनकर रमेश ने एक लकड़ी उठा ली और ना आओ देखा न ताओ वो उस बल्ब को फोड़ने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन उस जादुई बल्ब का करंट इतनी तेज था कि रमेश की हालत खराब हो गई और उसे जोर का करंट लगा। अरे बाप रे, अरे मालिक रे, करंट लग गया मुझे। रमेश को इतना जोर का झटका लगा कि सारे डर गए और रमेश दूर खड़ा हो गया। तभी उस बड़ी सी बल्ब से आवाज आई, प्रकृति के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। ये बल्ब बहुत बड़े पुजारी की है जिसने जेल में निर्दोष होकर सजा काटी थी। इस बल्ब को मैं फोड़ूंगा और सबको यहाँ से आजाद करूंगा। इतना कहते ही रमेश के हाथों से लकड़ी लेकर मंगलू उस बल्ब के करीब पहुंच गया और बड़ी जोर से लकड़ी लेकर उस बल्ब पर दे मारा। जैसे ही लकड़ी बल्ब पर लगी तो बल्ब फूट गया और उसमें से एक कैदी की रूह निकली और कहने लगी, धन्यवाद मंगलू, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने हमें आजाद किया है। तुम्हारी तरह ही मैं भी बेगुनाह था और मुझे जेल में डाल दिया गया और मेरे ही श्राप के कारण सारे जेलवासी इस बल्ब के दुनिया में आ गए। लेकिन आपको सबक सिखाना ही था तो उन्हें सिखाना था ना जिन्होंने ये पाप किया, ना कि निर्दोष कैदियों को। इसके पीछे का मतलब यह है कि मैं तुम्हें यह बल्ब देना चाहता था। इस बल्ब से तुम असली दुनिया में जाकर जो चाहे वो कर सकते हो। उस रूह ने मंगलू को एक बल्ब दी और उसके बाद वो रूह वहाँ से गायब हो गई और सारे कैदी दोबारा जेल में आ गए। तब मंगलू ने कहा, हमें एकजुट होकर रहना होगा, इस जेल से निकलना ही होगा। इतना कहकर मंगलू ने उस बल्ब को होल्डर में लगा दिया और बल्ब जलने लगी। जैसे ही बल्ब जली सारे जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। ये देखो, जेल की सारी सलाखें खुल चुकी हैं। हमें यहाँ से भागना चाहिए। सही कहा रमेश बेटा तुमने, चलो जल्दी चलो। सारे कैदी जेल से भाग रहे थे। तब उन्होंने देखा कि सभी घूसखोर पुलिस वाले एक तरफ एक बड़े से जेल में कैद हैं। मौके का फायदा उठाकर रमेश, मंगलू और गोपाल काका वहाँ से फरार हो गए। इन्हें छोड़कर यहाँ से निकल चलो वरना दूसरी मुसीबत आ जाएगी। मंगलू और उसके साथी भिखारी वहाँ से भागकर दोबारा उसी मंदिर के पास आ गए जहाँ सारा कारनामा हुआ था। उन्होंने वहाँ देखा कि एक बहुत बड़ा नेता वहाँ अपने गुंडों को लेकर खड़ा है। अब तुम सब कहाँ भागोगे? इस जगह पर हम एक नया मॉल बनवाने वाले हैं। मुझे पहले से पता था कि आप सब इस जगह के पीछे पड़े हैं, लेकिन ये जमीन ना तो आपकी है और ना ही सरकार की। इतना कहते ही मंगलू ने अपने झोले से जादुई बल्ब निकाला और उस बल्ब को जमीन पर रख दिया। जैसे ही बल्ब जमीन पर रखी गई, जादुई बल्ब एक बल्ब ढाबे में कन्वर्ट हो गई। सारे भिखारी ये मंजर देखकर दंग रह गए। ये सब क्या हो रहा है? ये बल्ब के आकार का रेस्टोरेंट कहाँ से आ गया? जाओ जाओ और इस रेस्टोरेंट को तोड़ डालो। इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक होना चाहिए। जी सरदार, ऐसा ही होगा। जैसे ही गुंडे उस बल्ब के रेस्टोरेंट को तोड़ने गए, उन्हें जबरदस्त बिजली का झटका लगा। तुम सबसे कुछ नहीं होने वाला, अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर नेताजी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस बल्ब रेस्टोरेंट पर दे मारा। जैसे ही पत्थर उस बल्ब रेस्टोरेंट पर पड़ा, बहुत तेज हवाएं चलने लगी और बिजली के तेज झटके से नेताजी बल्ब में कैद हो गए। नेताजी के बल्ब में कैद होते ही रूह प्रकट हुई। वो रूह उसी जेल के एक कैदी की थी जो कि बेगुनाह था।
इसी पापी के कारण बेगुनाह होकर भी मैं जेल में कैद था, लेकिन अब और नहीं, अब इसका अंजाम बुरा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए मंगलू। तुम्हारे अच्छे इंसानियत के वजह से ये बल्ब रेस्टोरेंट है। अब से तुम सब इसी में काम करोगे। ये जमीन तुम सबके नाम पर होगी। इतना कहकर रूह गायब हो गई और सारे भिखारी उस बल्ब रेस्टोरेंट में मेहनत से काम करने लगे और अपनी अपनी जिंदगी खुशी से व्यतीत करने लगे।